दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ ये डिस्कस करेंगे कि हर करेक्शन का मतलब पैनिक नहीं होता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हर करेक्शन का मतलब अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। तो डिटेल में सीखिए स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे साथ। मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो मार्केट में हमने जितने भी सक्सेसफुल मल्टीबैगर्स देखे राइट हिस्टोरिकली, उन सभी की एक खासियत रही है कि कभी ना कभी, इनफैक्ट कई बार वो 20, 30, 40, इवन 50, 60% तक की भी गिरावट दिखाते हैं। अब ऐसे में जस्ट बिकॉज कि किसी स्टॉक में गिरावट हो रही है, डज दैट मीन कि वो अपॉर्चुनिटी है या फर्दर गिरावट होती है उसमें? तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि चार्ट में प्राइसेस किधर मूव कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस की वजह से जो चार्ट में प्राइसेस मूव कर रहे हैं वो जस्टिफाइबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप CMS इन्फो सिस्टम का ये पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हैं राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो 2022 के आसपास करीब 210 रुपये का ये था, एंड 2025 24-25 आते आते ये 610 रुपये का हो गया था। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे बात की जाए तो 3 टाइम्स मल्टी बैगर के आसपास हुआ। अब जस्ट बिकॉज कि ये 3 टाइम्स मल्टी बैगर हो गया, डज दिस मीन कि यहाँ पे फर्दर मूवमेंट होगी? इसका सिंपल सा आंसर है नो। यहाँ पर कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, और बिजनेस कहीं ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगा। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स के साथ ही साथ जो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ये सब स्टडी करना, अगर स्टडी किए बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की जोन होता है। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, लर्निंग ऑफ द वीक, ये हमारी एक नई सीरीज आ रही है हमारे S4R पर। जस्ट इन केस S4R पर अभी नहीं है आप, तो जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, कैसे दोनों कोरिलेट करते हैं, मार्केट्स कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ें एक वीक में एक वीडियो के थ्रू सीखा करेंगे। और ये एक बार का यहाँ पे आपको जुड़ना होगा और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे CMS इन्फो सिस्टम की अगर हम बिजनेस को देखें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इनका जो बिजनेस है राइट, ATM ट्रांजैक्शंस वगैरह पे जो ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं राइट अपने क्लाइंट्स को। तो धीरे धीरे देखिए तो ATM ट्रांजैक्शंस में क्या कमी आ रही है। जब से UPI है तब से खास तौर पे ATM कैश ट्रांजैक्शंस में क्या कमी आई है, आगे क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि UPI पे थोड़े बहुत पेमेंट्स ला देती है गवर्नमेंट, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि फिर से कैश सर्कुलेशन में आ जाए, ATM ट्रांजैक्शंस बढ़ जाए। बट ऑल इन ऑल अगर आप ध्यान दीजिए तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ATM ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में भी हमें ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ इनका जो ऑर्डर बुक है FY 2026 के लिए वो 2000 करोड़ के रुपए के आसपास था, जहाँ पे देखें तो SBI से करीब 1000 करोड़ का है, ICICI से करीब 400 करोड़ का है, HDFC से करीब 400 करोड़ का है, पाइपलाइन में करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक से। तो किसी भी कंपनी की अगर हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस की, तो वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन का उनका सोर्स क्या है, एंड कंसिस्टेंटली फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन के प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की हम स्टडी करते रहे तो वहाँ पे ये रहता है कि भाई उनके पास ऑर्डर बुक्स है, जैसे रेलवे स्टॉक्स में होता है। तो ऑर्डर बुक्स कंपनियों के स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आगे चलकर रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस इनके पास रहेंगे या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे CMS इन्फो सिस्टम के आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, डिविडेंड यील्ड 2.33% के आसपास है। यहाँ पे देखें तो डेट टू इक्विटी मात्र 0.09 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 का है, बट PG रेशियो यहाँ पे देखें तो 8 साढ़े 8 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में करीब 978 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास था। 2022 में यहाँ पे ये डबल के आसपास होता हुआ दिखाई दिया, 1600 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स, एंड ये करीब करीब 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
ठीक, 224 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। अब देखिए पिछले 3 4 5 सालों में क्या हुआ है। 2026 का डाटा देखें तो 2400 करोड़, यहाँ पे नेट सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट कंपेयर टू द प्रीवियस 2 3 ईयर्स यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सेल्स यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो ऑल इन ऑल जो कैश सर्कुलेशन है, कैश वॉल्यूम्स है, राइट, एटीएम ट्रांजैक्शंस, उसमें गिरावट होने के बावजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं से इनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करते हुए दिखाई दी। अब ऐसे में जानना ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अलॉन्ग विद द कैश मैनेजमेंट सिस्टम ये अदर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो बिजनेस में चेंजेस के जो एडाप्टेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और वो बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए। नहीं तो कंपनियां कोडेक जैसी बन जाती हैं कि वो जल्दी से अडाप्ट नहीं कर पाती और फिर उनका बिजनेस स्लो होता चला जाता है, कंपनी एक समय पे आके बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम देखना भूल जाते हैं कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। खासतौर पे जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो प्रमोटर्स क्या कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 में प्रमोटर्स 27% के आसपास थे, यहाँ पे 25% पब्लिक थी, और करीब करीब 46-47% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। मार्च 2024 आते आते प्रमोटर्स निकल गए, उसके बाद प्रमोटर्स वापस नहीं आए हैं, 34% पब्लिक हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36% यहाँ पे FIs ने बढ़ाई और DIs ने भी बढ़ाई। 29% के आसपास DIs हो गए, 36% के आसपास FIs हो गए। अब लेटेस्ट डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे 36% जो FIs हो गए थे वो घट के हो गए हैं 22%, यहाँ पे अब DIs बढ़ के हो गए 36% एंड FIIs नहीं, पब्लिक जो है करीब करीब 41% के आसपास हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं वो नदारद हो गए हैं, प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर निकल चुके हैं। कुछ कंपनियां हालांकि ऐसी होती है, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों की अगर हम ध्यान दें तो उन कंपनियों में क्या होता है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जीरो कर देते हैं, उसके बाद भी कंपनी चल रही होती है और अच्छे खासे मल्टीबैगर हमने देखे हैं कि पर्सपेक्टिव मिले हैं हमें कुछ कंपनियों में ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इनफैक्ट डेकेड्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रमोटर्स क्यों छोड़ रहे हैं ये जानना एक तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ ही साथ फंडामेंटल्स गिरते हुए प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि CMS इन्फो सिस्टम, जिसका कि बिजनेस सेगमेंट एक ऐसे बिजनेस से बिलोंग करता है, अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में आने वाले समय में कैश की लेन देन में कमी हो जाती है तो क्या इसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी, ये कमेंट करके अब आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं केफिन टेक के बारे में। केफिन टेक किस बिजनेस से बिलोंग करती है? आपके जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ पे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके थ्रू होती है? बेसिकली बिजनेस, क्या बिजनेस करती है कंपनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लाइन होता है किसी भी एनालिसिस का, किसी भी स्टॉक की एनालिसिस का टॉप लाइन होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। भाई कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, और बिजनेस के साथ ही साथ उस बिजनेस में क्या ग्रोथ दिख रही है हमें आने वाले 10-15 सालों के लिए। ये ज़रूरी सवाल अगर हम जवाब नहीं लेते हैं तो फिर वही बातें हो जाती है कि टॉस किया, हेड्स आया तो बाई करेंगे, टेल्स आया तो नहीं बाई करेंगे, तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती। ठीक है, केफिन टेक ना सिर्फ भारत में बल्कि 18 कंट्रीज़ में है, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा इनके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। साथ ही साथ AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो करीब $370 बिलियन के आसपास है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जहाँ तक बात आती है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके साथ ही साथ आउट ऑफ 32 AMCs इनके साथ हैं जो कि इनकी सर्विस लेते हैं। एंड मंथली SIP इनफ्लोज जो होते हैं भारत में, उसका करीब करीब 36% के आसपास शेयर है इनके पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास। साथ ही साथ जो ओवरऑल मार्केट शेयर है इनका करीब करीब 50% के आसपास है। ठीक, चलिए जहाँ तक रही भारत की ओवरऑल बात, तो यहाँ पे AUM जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मंथली SIP इनफ्लोज वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हमने देखा है कि वो ऑब्वियसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत का हर घर से इन्वेस्टर निकलेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसी कंपनियां जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में बिलोंग करती हैं, काम कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे फंडामेंटल्स देखते हैं केफिन टेक के। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, डिविडेंड यील्ड 1.26%, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 35% के आसपास रहा है,
प्राइस टू अर्निंग रेशियो हालांकि 47 का हो चुका है एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 3 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्री ही देखें तो आप करीब करीब यहाँ पे 44-45 के आसपास पी लेके चल रही है। तो 15-20 से ज़्यादा पी चला जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं इन्वेस्टर्स के। ऐसे में 40-45 का पी मतलब कि हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 में मात्र 162 करोड़ का सेल्स था, 9 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में कंपनी लॉस मेकिंग हो गई थी, बट 2023 में देखिए तो 720 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो गया एंड 200 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो 1300 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल सेल्स है एंड 344 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2023 में करीब 49% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 19% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 32% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। 2024 में 33% हो गए घट के प्रोमोटर्स, 22% यहाँ पे हो गए पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 44% के आसपास बढ़ के हो गए हमारे एफआईज एंड डीआईज। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं राइट वो मात्र 22% के आसपास रह गए हैं, 29% पब्लिक है और यहाँ पे 47-48% के आसपास हो चुके हैं एफआईज एंड डीआईज। तो इस कंपनी में भी हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवर पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन पे। अब यहाँ पे डिस्कशन क्या है, कोई चीज़ 200 रुपये की थी, किसी ने 200 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया, अब वो चीज़ 600 पे चली गई तो यहाँ पे उसको 3 गुना का मल्टी बैगर मिला राइट। अब कोई यहाँ 600 पे इन्वेस्टमेंट करता है और वो चीज़ यहाँ पे 300 पे चली जाती है तो ये जो इन्वेस्टर है इसको 50% का लॉस हो रहा होगा, लेकिन ये जो इन्वेस्टर था जिसने 200 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया था अभी भी यहाँ पे करीब करीब 1.5 गुना के रिटर्न्स पे बैठा होगा। ठीक, सिंपल सी बात। टाइम क्यों मैटर करता है इससे आपको समझ में आएगा। टाइमिंग उतना मैटर नहीं करता मार्केट में। टाइमिंग मतलब कि यहाँ बाई करो या यहाँ बाई करो। अब सिंपल सी बात है, 600 रुपये से प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे 1200 चला जाता है, ज़्यादा नहीं बस 1200। ठीक, तो ये जो यहाँ पे 200 से बैठा हुआ है उसको तो सीधे सीधे 6 गुना मल्टी बैगर मिल जाएगा, बट ये जो इसने 600 पे खरीदा राइट उसका जस्ट डबल हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग उतना मैटर नहीं करता है। इसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, यानी कि प्राइसेस में जब आप देख रहे हैं 600 से 300 पे, अब यहाँ पे 300 पे कोई खरीदेगा तो सीधे सीधे 4 गुना यहाँ पे रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट में टाइमिंग एंड वैल्यूएशंस ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। आपको क्या लगता है इन दोनों कंपनियों में अगले 10-15 साल तक कौन सस्टेन कर पाएगा, किसका बिजनेस ग्रो करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।